अब हम लोग सेकंड चैप्टर का जो एक नया टॉपिक है उस पर जाते हैं और ये वीडियो इस सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कि डायमेंशनल फार्मूला जो हमारे पास मास, लेंथ, टाइम इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में और स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में जो आता है उसी को डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mlt-2, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया lt-1 और नेक्स्ट आता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो इक्वेशन जब भी होगा तो हमारे पास LHS और RHS दोनों ही होना चाहिए। तो डायमेंशन को जब हम लिखते हैं, यदि फोर्स को लिखना हो डायमेंशन के रूप में, तो LHS में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ F, इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, RHS में उसका फॉर्मूला रख देंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलता है LHS और RHS के फॉर्मेट में, इसी को डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। सेम वे वेलोसिटी का भी यदि डायमेंशनल इक्वेशन पूछा गया तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में वेलोसिटी रखेंगे विथ सिंबल और RHS में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका डायमेंशन जो होगा यानी डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो रख देंगे। तो यही है डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या क्या हो सकता है। तो ब्रॉडली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन दो है। फर्स्ट, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, और इसका डिटेल्स अभी नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो कोई भी यदि इक्वेशन है जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, या कोई भी और इक्वेशन है, तो उसके करेक्टनेस का चेक डायमेंशन से कर सकते हैं। कोई भी गिवन इक्वेशन हमारा करेक्ट है या नहीं है, उसको यदि चेक करना पड़ा तो डायमेंशन का यूज वहां कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन इसका हो सकता है टू डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज और सिंपली टू डिड्यूस द फॉर्मूला। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे s है, u है, टाइम पीरियड है, स्मॉल g है, तो और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। तो इस सारे को मिलाकर के ही हम लोग का इक्वेशन बनता है, चाहे वो कोई भी इक्वेशन है। प्रेशर है तो फोर्स अपॉन एरिया है। तो कोई भी इक्वेशन यदि बनता है तो हमारा वो कुछ और नहीं होता है बट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज ही होता है। तो दैट मीन्स द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को निकालने के लिए भी हम लोग डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग देखे थे कि टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो कंसिस्टेंसी मतलब ये हुआ कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन वो इक्वल है या नहीं है, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS इन एन इक्वेशन का मतलब हो गया LHS का डायमेंशन RHS के इक्वल होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों है अभी देखते हैं। तो LHS में हमारे पास है s और s है डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एल। अब आरएचएस के ईच टर्म को देखते हैं। तो आरएचएस में यूटी का डायमेंशन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो यूटी का डायमेंशन हो गया प्लस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है इसलिए हाफ को ड्रॉप करते हैं, तो सिर्फ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। यूटी का डायमेंशन देखते हैं तो यू का हो गया हमारे पास, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो एल टी टू द पावर -1, और जो टी है वो टाइम है तो उसका टी हो गया। उसी तरह से ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का एल टी टू द पावर -2 और टी स्क्वायर के बदले में टी टू द पावर 2 आएगा। अब यहाँ देखते हैं एल टी -1 और टी दोनों कैंसिल हो जाएगा, एल टी -2 और टी 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कैपिटल एल और कैपिटल एल, तो हो गया 2 इंटू कैपिटल एल। क्योंकि 2 का फिर से कोई डायमेंशन निकलेगा नहीं, इसलिए हो गया हमारे पास आरएचएस का भी डायमेंशन कैपिटल एल। तो यहाँ देख रहे हैं कि आरएचएस और एलएचएस दोनों का ही डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एल और कैपिटल एल आया है। इसलिए ये बोल सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट द इक्वेशन S is equal to ut plus half at square is homogeneous। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें दिखाना है कि ये सारा इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। डायमेंशन का यूज करके दिखाना है ये चारों इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एलएचएस का डायमेंशन निकालेंगे जो आप लोगों को पहले से ही पता है, जैसे V का डायमेंशन LT-1 होता है, S का डायमेंशन L होता है, F का डायमेंशन MLT-2 होता है। तो LHS का डायमेंशन पता है, RHS का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल है तो होमोजीनियस हुआ और इक्वल नहीं है तो होमोजीनियस नहीं हुआ। यहाँ जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले वाले का। तो V = U + AT, LHS का डायमेंशन निकाले, V का डायमेंशन LT-1, RHS का डायमेंशन निकाले तो U का डायमेंशन प्लस AT का डायमेंशन, U का डायमेंशन हो गया LT-1, A का LT-2 और टाइम के लिए T रखेंगे, तो फिर आया हमारा LT-1 प्लस LT-1, क्योंकि T⁻⁻2 है और T है इसलिए T⁻⁻1 हो गया। तो यहाँ से आया है 2 इंटू LT-1, 2 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वजह से RHS का डायमेंशन हो गया LT-1, और हम देखते हैं कि LHS = RHS है, तो हम ये बोल सकते हैं कि द इक्वेशन इज होमोजीनियस। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। S = U + ½ AT², तो इसका LHS का डायमेंशन हो गया L, RHS में हो गया U का डायमेंशन प्लस ½ AT² का डायमेंशन, U का डायमेंशन हो गया LT-1, हाफ को ड्रॉप करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, A एक्सेलरेशन है तो LT-2 और T का T लेंगे, टाइम का T लेंगे तो T⁻²। अब देखते हैं यहाँ पर तो क्या हो गया LT-1 प्लस T⁻² और 2 कैंसिल हो गया तो L ही बच गया वहाँ पर। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि LT-1 प्लस L है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म T⁻⁻1 आ जा रहा है जिसकी वजह से ये डायमेंशन L के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये RHS का डायमेंशन LHS के इक्वल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं हुआ। तो ये होमोजीनिटी में
फेल कर गया ये इक्वेशन, द इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। थर्ड वाले में s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, तो LHS का डायमेंशन हो गया s का डायमेंशन जो हो गया l, और RHS का डायमेंशन हो गया 1/2 है तो उस पर ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो u का डायमेंशन प्लस v का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन। u और v क्योंकि दोनों इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है तो हम बोल सकते हैं 2 इंटू एल टी माइनस 1 और इंटू टी हो गया। 2 फिर से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो सब कैलकुलेट करके हमारे पास t माइनस 1 और t दोनों कैंसिल करेगा दूसरे को और l हो जाएगा हमारे पास। तो देख रहे हैं LHS का भी डायमेंशन l आ रहा है और RHS का भी डायमेंशन l आ रहा है, तो इस तरह से हमारा डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS और इसलिए द इक्वेशन विल बी होमोजीनियस। फोर्थ नंबर में देख लेते हैं कि F इज इक्वल टू MA प्लस MB बाई T, LHS का डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन विच इज MLT माइनस 2। अब RHS का डायमेंशन करते हैं तो MA का डायमेंशन प्लस MB बाई T का डायमेंशन, तो MA का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का हो गया M, A का हो गया LT माइनस 2 क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। MV हो गया तो मास का हो गया M, V का हो गया LT माइनस 1 और नीचे टाइम है तो उसका T हो गया। अब देखते हैं दोनों से, तो हमारे पास आ जा रहा है 2 इंटू MLT माइनस 2, 2 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है उसको ड्रॉप कर देंगे, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं निकलेगा, तो हमारे पास MLT माइनस 2 आ गया। LHS का भी MLT माइनस 2 हुआ है, RHS का भी MLT माइनस 2 हुआ है। इस तरह से दोनों इक्वल है और इक्वेशन बोल सकेंगे होमोजीनियस है। तो अभी तक हम देख लिए कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, डायमेंशन का यूज करके चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका यूज क्या है, कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, ये तो चेक कर लिए। अभी इस फोर्थ नंबर पर ही फोकस करेंगे। तो फोर्थ नंबर पर फोकस करेंगे तो देख क्या रहे हैं, ये इक्वेशन रॉन्ग है, इक्वेशन तो गलत है, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से इक्वेशन सही हो गया। इक्वेशन गलत है लेकिन डायमेंशन के हिसाब से इक्वेशन सही हो गया। तो ये सिर्फ बोल देना कि डायमेंशनली यदि इक्वेशन करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट ही होगा, ये गलत बात है। यानी डायमेंशन यदि इक्वल है तो इक्वेशन सिर्फ होमोजीनियस हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि इक्वेशन सही ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। LHS का डायमेंशन यदि RHS के इक्वल हो जाए तो इक्वेशन सिर्फ होमोजीनियस की गारंटी लेता है, इक्वेशन सही की गारंटी नहीं लेता है। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इस 3 स्टेटमेंट को अच्छे तरह से समझेंगे। If LHS, the dimension of LHS is equal to dimension of RHS, then the equation may or may not be correct। मतलब क्या हुआ, LHS का डायमेंशन यदि RHS के डायमेंशन के इक्वल हो गया है तो वो इक्वेशन सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन इक्वल होगा, उसी तरह से S इज इक्वल टू UT प्लस सिर्फ यदि AT स्क्वायर लिखें तो वहां भी LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन होता ही नहीं। तो इससे क्या बात क्लियर होती है कि यदि LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन हो गया है तो वो इक्वेशन हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। गलती कहाँ हो सकती है? कांस्टेंट टर्म में, जो ये डायमेंशन चेक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इक्वेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है यदि LHS का डायमेंशन RHS डायमेंशन के इक्वल हो गया तो भी। दूसरा है, यदि बाय चांस LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन से मेल नहीं खाता है, यानी LHS का डायमेंशन कुछ और है, RHS का डायमेंशन कुछ और है,
तो वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग होगा। इफ LHS dimension of LHS is not equal to dimension of RHS, then the equation will be wrong for sure। तो वो पक्का रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का डायमेंशन मिल नहीं रहा है। तीसरा देखते हैं कि यदि कोई करेक्ट इक्वेशन है, अब बात आती है यदि कोई करेक्ट इक्वेशन है तो क्या उसका डायमेंशन इक्वल होगा? यस होगा, ऑलवेज होगा। तो यदि कोई करेक्ट इक्वेशन है तो उसका डायमेंशन हमेशा इक्वल होगा, इसमें कोई फिर बात ही नहीं है। और रॉन्ग इक्वेशन यदि है तो रॉन्ग इक्वेशन किस टाइप का है? यदि रॉन्ग इक्वेशन हमारा डायमेंशनली रॉन्ग है तो डायमेंशनली यदि रॉन्ग हो गया तो वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया इक्वेशन, यदि फर्स्ट वाला केस लेते हैं, तो वो इक्वेशन रॉन्ग होने पर भी पकड़ाएगा नहीं। किसकी वजह से? कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन का यूज हम देख सकते हैं किसके लिए और कब करना है। तो बेसिकली हम किसी इक्वेशन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। LHS का डायमेंशन निकालेंगे, RHS डायमेंशन निकालेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल नहीं है तो बोल देंगे ये इक्वेशन रॉन्ग है। लेकिन कहीं पर भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है तो ये पक्का नहीं बोलेंगे कि इक्वेशन एकदम करेक्ट ही है, क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट को छोड़ देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस 3 पॉइंट को ठीक से समझेंगे, 2 बार 3 बार देखकर समझेंगे। समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर पाए विथ एग्जाम्पल। और पिछले वाला जो एग्जाम्पल सब था उसको भी इस पर फिट करके देख सकते हैं। उसमें कुछ इक्वेशंस रॉन्ग लिखा हुआ है तो उसका ये देखा जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया है। तो यह सारा चीज ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग जो डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन है उसको देखेंगे, टू डेड्यूस रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको फॉर्मूला निकालना है, इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, मास ऑफ बॉब पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो इसको हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू K एक कांस्टेंट है इंटू L टू द पावर x इंटू M टू द पावर y इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g टू द पावर z। अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि x कितना होगा, y कितना होगा और z कितना होगा। इसी को डायमेंशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो क्योंकि t टाइम पीरियड है मतलब टाइम ही है तो उसका डायमेंशन t हो गया और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन हम लोग ले लिए। तो k इंटू L टू द पावर x M टू द पावर y g टू द पावर z टोटल का डायमेंशन। तो अब t इज इक्वल टू L टू द पावर x M टू द पावर y और a की जगह यानी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ही हुआ, इसलिए उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ और डायमेंशन L t टू द पावर -2 और टोटल का z पावर हो जाएगा क्योंकि वहां g पर पावर z था। अब लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आ जाएगा t और उसके बाद L टू द पावर x M टू द पावर y L टू द पावर z और t टू द पावर -2z, क्योंकि पावर पर पावर जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं m पर पावर 0, L पर पावर 0 और t पर पावर 1। राइट हैंड साइड में m पर पावर y हो गया, L पर पावर देखेंगे तो x है और z है तो प्लस हो जाएगा x प्लस z। t पर पावर -2z हो गया। अब दोनों साइड यानी LHS और RHS दोनों पर
देखेंगे तो इक्वेट कर देंगे दोनों को अब, ऑन इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। बेस देखेंगे और पावर इक्वेट करना है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 2z इज इक्वल टू 1 हो गया। तो लास्ट वाले से z इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया। अच्छा, उसका वैल्यू यदि हम x प्लस जेड में रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस जेड हो जाएगा। तो z यदि माइनस 1/2 है तो माइनस जेड क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब x भी पता चल गया, y भी पता चल गया और z भी पता चल गया। तो इन सारे वैल्यूज को जो ओरिजिनल फॉर्मूला हम बनाए थे उसमें रख देते हैं, जो क्या था, t इज इक्वल टू k इंटू एल टू द पावर x m टू द पावर y g टू द पावर z। तो सारे वैल्यू को रखें यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू बनता है फॉर्मूला k इंटू एल टू द पावर 1/2 यानी x, m टू द पावर 0 मतलब y, g टू द पावर माइनस 1/2 यानी z। अब g को नीचे लेके जाएंगे तो पावर हमारा प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ फॉर्मूला, और m पर पावर 0 है तो 1 हो गया वो। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला हो गया k इंटू एल टू द पावर 1/2 अपॉन g टू द पावर 1/2। नीचे गया है, फिर से बोल रहे हैं, माइनस पावर नीचे गया है तो प्लस हो जाएगा। l टू द पावर 1/2 मतलब रूट l, g टू द पावर 1/2 मतलब रूट g। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला हो गया t इज इक्वल टू k इंटू रूट l/g। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि फॉर्मूला भी हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग फॉर्मूला डिड्यूस कर लिए। बट यहाँ एक चीज जानने वाली बात है कि डायमेंशन के मेथड को यूज करके सारे फिजिकल फॉर्मूला को नहीं डिड्यूस किया जा सकता है, कुछ ही फॉर्मूला को डिड्यूस किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि कांस्टेंट अपने आप नहीं आएगा, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डायमेंशन से नहीं आ पाएगा। तो इस दो बात को ध्यान में रखेंगे। और इस तरह से हमारा जो डायमेंशन चैप्टर है, मतलब ये है कि डायमेंशन चैप्टर नहीं बोलेंगे, डायमेंशन टॉपिक बोलेंगे। डायमेंशन टॉपिक जो है ये पूरा हुआ विद द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो यही लास्ट टॉपिक था डायमेंशन का। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।